हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआई में स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, हम जहाँ छोड़ गए थे वहीं से शुरुआत करेंगे, यानी कि अकबर से। तो मुगल एम्पायर में हम अकबर पढ़ रहे थे। एक्चुअली हमने शेरशाह सूरी को कंप्लीट किया था। अकबर के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ हमारी पर्सनल समस्या रही जिसकी वजह से थोड़ा गैप हो गया, खैर छोड़िएगा। तो आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, समय नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। जो लोग नए हैं वो शेयर वगैरह करते हैं वीडियो को। और एक चीज़ और मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कहना चाहूँगा कि जहाँ भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा है सही से तब भी, या कहीं समझ में नहीं आ रहा है, जो भी अपनी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर कर दें ताकि हमें पता चल सके। तो आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है मुगल साम्राज्य चैनल में, उसमें जाके अकबर के बारे में जान लें, ठीक है। तो अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं क्या है। देखिए, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री दरअसल एक कहानी है। मेरा मन करता है कि मैं चेयर डाल के बैठ जाऊं और बैठ के बस ऐसे ही बता दूं, ठीक है। इसमें कुछ लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री में। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। रियलिटी में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहानियों के माध्यम से मुझे लगता है अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अकबर के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसका जन्म 15 अक्टूबर, ठीक है, और 1542 में कब हुआ? जब हुमायूं जो था अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। आपको पता है कि 1539 और 40 में हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है। ये युद्ध जो था वो कौन सा था? चौसा का, ठीक है। और ये युद्ध कौन सा था? ये 1540 है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है 1540। तो ये कन्नौज वाला है, ठीक है, जिसे बेलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। तो ये तो दोनों युद्ध हार गया था हुमायूं। हारने के बाद में 1540 में वो वापस भाग गया था, यानी कि हिंदुस्तान छोड़ के फारस चला गया था, ठीक है। तो क्या होता है कि 41 में वो शादी करता है हमीदा बानो से, ठीक है। एक मिनट, चलो बैक डिवीजन थोड़ा सा हल्का करा दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा रिवीजन होगा। 1539 और 1540, ठीक है, उसने 2 बैटल लड़े और ये बैटल वो हार गया, ठीक है। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये जो हमीदा बानो बेगम थी ये कौन थी? सीआर मीर बाबा दोस्त उर्फ अकबर जाबिर की बेटी थी, ठीक है। लिख दूं क्या? ठीक है, सीआर मीर बाबा दोस्त उर्फ अकबर जाबिर, उनकी ये बेटी थी। इनका निकाह हो गया भाई साहब हुमायूं के साथ में, ठीक है। ये फारस में हुआ, लेकिन फारस का जो शाह था उसको ये पसंद नहीं आया। उसने कहा ठीक है निकाह कर लिया, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। तो ये वापस चले जाते हैं, और ये वापस कहाँ थे? ये हिंदुस्तान चले जाते हैं, ठीक है। इधर 1542 में इन्हीं हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम क्या है? अकबर। ये जो अकबर जामी थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसने नाम रख दिया अकबर। अब अकबर के बारे में हम जानते हैं, ये जो डेट है वो 15 अक्टूबर की है, 15 अक्टूबर 1542 की। तो हम यहाँ तक तो जो मोटा मोटा जो था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में कि अकबर की जो एक्चुअली थी क्या, ठीक है। देखिए, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। लगभग 8-9 साल बाद 1591 में हुमायूं जो है, हुमायूं क्या करता है? 8-9 वर्ष की अवस्था में गजनी का से सूबेदार नियुक्त करता है, गजनी, ठीक है। 1551 में अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त करता है। ऐसे कह लो कि अकबर 1551 में गजनी का सूबेदार बन गया था। ये हुमायूं ने बनाया था इसको, ठीक है। उसके बाद 1555 में इसको लाहौर की सूबेदारी मिल गई। किसको? अकबर को, क्योंकि अब अकबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं तो छोड़ देंगे, ठीक है। 1555 में इसको लाहौर की सूबेदारी मिल गई। इधर हम जब वो युद्ध पढ़ते हैं,
ठीक है, मच्छी बाड़ा का युद्ध। तो उसमें हम पाते हैं कि हुमायूं जो है वो वापस सल्तनत को पा लेता है, लेकिन 1555 में पुस्तकालय की जो सीढ़ियां हैं वहां से वो गिर के उसको चोट लग जाती है, और फाइनली उसको काफी चोट लगने के बाद में खत्म हो जाता है। तो 1555 में जब हुमायूं सीढ़ियों से गिरा था, उसी समय जो अकबर था वो क्या हुआ था, लाहौर से छोड़ के राजधानी आ गया था वापस। ठीक है, क्योंकि वो उसके पिता थे और उन्हें चोट लगी हुई थी, ज्यादा समस्या गंभीर थी, इसलिए वो लाहौर छोड़ के चला आया था। जब 56 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो अब समस्या क्या है कि बैरम खान के सामने की समस्या है, क्योंकि अकबर तो छोटा है, और उस समय था क्या कि कोई भी सिंहासन हो, अगर सिंहासन खाली है तो भूखे भेड़िए की तरह जो आसपास के जो छोटे छोटे रियासत के जो राजा होते थे वो हमला करते थे, ताकि वो गद्दी पे अधिकार कर लें। बैरम खान को ये पता था कि अगर राजाओं को, छोटे छोटे जो राजा हैं उनको अगर ये पता चल जाएगा कि दिल्ली की गद्दी खाली है तो निश्चित हमला होगा। बैरम खान ने तुरंत क्या किया, अकबर को बुलवाया गया, एक्चुअली वो तो वहीं था ही, ठीक है, और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करवा दी। किसने? बैरम खान ने। अब अकबर का राज्याभिषेक होगा, तो अकबर के राज्याभिषेक के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जो है उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कालानौर का किला था, कालानौर, ठीक है, कालानौर के किले में अकबर जो है उसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और ये होता है 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को अकबर का राज्याभिषेक होता है कालानौर के किले में, राज्याभिषेक। ठीक है, जब इसका राज्याभिषेक होता है उस समय इसकी जो आयु थी वो ज्यादा नहीं थी, मात्र लगभग 13-14 वर्ष का था, या 13 वर्ष, ठीक है, 4 माह का। 13 वर्ष 4 माह में इसका जो अकबर है इसका राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी, तो 13 वर्ष 4 माह उसकी उम्र थी। कालानौर के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ था, और राज्याभिषेक जो था वो बैरम खां के संरक्षण में हुआ। बैरम खां संरक्षण मतलब उसकी देखरेख में हुआ। अच्छा, तो ये तो बात ठीक है कि बैरम खां के देखरेख में उसका राज्याभिषेक संपन्न हुआ, लेकिन जो राज्याभिषेक था वो किया किसने? जैसे हिंदू परंपरा के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई राज तिलक वगैरह होता है तो कोई पंडित जी आते हैं। ठीक है, तो चूंकि अकबर जो था मुस्लिम था, तो मुस्लिम संप्रदाय में क्या होता है कि ऐसे इनके कुछ लोग होते हैं पंडित टाइप के, मुझे एक्चुअली जानकारी ज्यादा नहीं है कि उन्हें क्या बोलते हैं, शायद अभी दिमाग से उतर गया। ठीक है, तो उनका नाम था अबुल कासिम। ठीक है, अबुल कासिम ने अपने हाथों से अकबर का राज्याभिषेक किया। ठीक है, 14 फरवरी को 1556 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 को अबुल कासिम ने अपने हाथों से अकबर का राज्याभिषेक संपन्न किया, बैरम खां की देखरेख में। ठीक है, और कहां किया? तो कालानौर के किले में। इतनी चीज कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए अगर ये कंप्लीट हो गया तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई समस्या है दिखने में या समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और एक चीज और, पिछली क्लास में थोड़ी दिखने में समस्या आई थी, तो अगर कोई समस्या ऐसी आ रही है दिखने में तो आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। ठीक है, हम अभी देख लेंगे, अब हमें बता दीजिएगा कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। इधर मोहम्मद जो आदिल शाह है उसका जो प्रधानमंत्री है हेमू को पता होता है कि अकबर अभी छोटा है, तो हेमू क्या करता है? आक्रमण करने की तैयारी करता है। बैरम खान भी इधर बहुत समझदार व्यक्ति होता है, ऐसे मान लीजिएगा कि बाहुबली का कटप्पा। ठीक है, हेमू को भी पता होता है कि अकबर छोटा है, उधर बैरम खान को भी पता होता है कि अकबर छोटा है, हमला तो कोई ना कोई जरूर करेगा अगर गद्दी खाली होगी। तो पहला तो काम वो ये करता है बैरम खान कि गद्दी रिक्त नहीं रहने देता, अकबर का राज्याभिषेक करा देता है, और ये सभी जगह प्रचार करवा देता है कि अगले जो हमारे सम्राट हैं वो अकबर है। ठीक है, हमारे जो राजा हैं, किंग हैं, वो अकबर है। चलिए, लेकिन हेमू इधर आक्रमण करने की तैयारी करता है, और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। ठीक है, ये सेकंड युद्ध है। ठीक है, पहला युद्ध तो हम पढ़ ही चुके थे। ठीक है, जो कि बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध है,
और ये युद्ध जो होता है वो मोहम्मद आदिल शाह, एक्चुअली जो आदिल शाह है ना, ये एक रंगीन मिजाज का आदमी है, ठीक है, रंगीन मिजाज का आदमी है, और इसका प्रधानमंत्री है हेमू, ठीक है। सत्ता का जो वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति है वो इसके साम्राज्य का वो हेमू है। आदिल शाह जो है वो रंगोलियों में अपना व्यस्त रहता है। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हेमू ही सब कुछ देखता है। हेमू प्लानिंग करता है अकबर के विरुद्ध आक्रमण करने की। पानीपत का दूसरा युद्ध इस प्रकार से मतलब होने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। इधर क्या होता है, अकबर जो होता है, ठीक है, वो तो छोटा है, लेकिन युद्ध तो चूंकि लड़ना है, क्योंकि युद्ध नहीं लड़ेंगे तो हेमू गद्दी पे अधिकार कर लेगा, ठीक है। तो बैरम खान जो है, बैरम खान इधर अपनी सेना सजाता है, इधर हेमू जो है वो अपनी सेना सजाता है, और इन दोनों के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ये युद्ध 1556 में हुआ, ठीक है, यानी कि अकबर का जो राज्याभिषेक है उसके तुरंत बाद, ठीक है। अगर डेट की मैं बात करूं तो ये जो डेट है वो 5 नवंबर है, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बैरम खान की जीत हुई और हेमू जो था वो हार गया। एक्चुअली बुकों में पढ़ते तो ये पता चलता है कि ये युद्ध जो था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ। हालांकि ये युद्ध हकीकत में अगर पूछा जाए तो बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ, क्योंकि अकबर यार उस समय बहुत छोटा था, ठीक है। हाँ, अकबर युद्ध में गया जरूर था, लेकिन वास्तविक युद्ध का नेतृत्व किया वो बैरम खान ने किया, जो कि सेनापति था अकबर का, ठीक है। हेमू की एक आंख में तीर लग गया, ठीक है। आंख में तीर लग जाने की वजह से हेमू जो है वो युद्ध को हार जाता है, और बैरम खान ने हेमू का वही खात्मा किया। तो यह युद्ध जो है इस तरीके से अकबर जीत जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध, आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू है, इधर अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खान है, सेनापति। 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध होता है पानीपत के मैदान में, और ये पानीपत का दूसरा युद्ध है। इस युद्ध को अकबर जीत लेता है बैरम खान के संरक्षण में, ठीक है। अब तक इसमें कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अब चूंकि ये युद्ध तो समाप्त हो चुका है, अब बैरम खान जो है वो अपना राज्य विस्तार करने में जुट गया है। बैरम खान क्या करता है कि मेवात पे हमला करता है 1557 में, ठीक है। बैरम खान 1557 में मेवात पे हमला करता है, और मेवात को जीत के वो वहां से बहुत सारा खजाना जीतता है। खजाना जीता मतलब लूटता है, ठीक है। खजाना जीता नहीं जाएगा, लूट लेता है। उसने बहुत सारा खजाना लूट लिया मेवात से। किसने? बैरम खान ने। अभी अकबर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि अभी 1560-62 तक बैरम खान, 60 तक बैरम खान चलेगा, उसके बाद गायब बैरम खान भी रहेगा, अकबर भी रहेगा। उसके बाद 62 में अकबर जो है वो लॉटरी निकालेगा। कैसे लॉटरी निकालेगा मैं अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो 57 में मेवात को जीत लेता है बैरम खान, बहुत सारा खजाना लूटता है। खजाना चूंकि जरूरी था, क्योंकि पानीपत के युद्ध में खजाना बहुत सारा खर्च भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद में क्या करता है कि 1557 में मेवात को जीतने के बाद में वो सिकंदर सूरी पे आक्रमण करता है, ठीक है। एक मिनट, सिकंदर सूरी पे आक्रमण करता है, ठीक है। सिकंदर सूरी पे आक्रमण करता है और मानकोट के किले को जीत लेता है, ठीक है। मानकोट, ये मानकोट कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये कौन करता है? बैरम खान। बैरम खान जो है 1557 में मानकोट के किले को जीत लेता है आक्रमण करके, ठीक है। इसके बाद में मानकोट के किले को जीतने के बाद में भी वो कुछ और आक्रमण करता है 1558 से 1560 के बीच में, ठीक है। जिसमें वो अजमेर, ठीक है, अजमेर और जौनपुर, अजमेर जौनपुर जैसे इलाकों को जीतता है, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है, ठीक है।
यानी कि 1558 से 60 तक अजमेर, जौनपुर, ग्वालियर को भी, ये छोटे छोटे रियासतें थी, इनको भी वो जीत लेता है। ठीक है, तो इधर इस तरीके से क्या है कि मुगल एम्पायर जो है धीमे धीमे पनप रहा है, बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। इधर अकबर की एक मुगोली माँ है जिसका नाम है माहम अनगा। माहम अनगा, ठीक है। अकबर जो है माहम अनगा की ये मुगोली, अकबर की ये मुगोली बहन माँ है माहम अनगा, सगी माँ नहीं है, ठीक है, सगी माँ तो अभी हमने बताया था, ठीक है। मुंह बोली माँ है महामंगा, इसी ने इसका पालन पोषण किया था जब अकबर छोटा था। तो अकबर इसकी बात बहुत मानता है, ऐसे समझ लो कि इसकी बात पत्थर की लकीर होती थी अकबर के लिए, यानी कि इसने जो बोल दिया वो होना था, अकबर फिर मना नहीं करता था। इसका भी एक बेटा था, तो ये प्लान कर रही है कि अकबर तो छोटा है और इसका बेटा चूंकि काफी बड़ा है, तो ये सोच रही है कि क्यों ना मेरे बेटे को ये सिंहासन मिल जाए, क्योंकि अकबर अभी छोटा है, ठीक है। तो ये प्लान बना रही है मन ही मन में, ठीक है। लेकिन इसको ये भी पता है कि जब तक बैरम खान रहेगा अकबर के साथ में तब तक ये होना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करती है कि ये पहला टारगेट करती है बैरम खान के ऊपर, कि बैरम खान को किसी भी हालत में अकबर से दूर करना है। अकबर से अगर बैरम खान दूर नहीं हुआ तो उसको पता है कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेस नहीं होगा। ये क्या करती है महामंगा, ये अकबर से चुगली करती है, ठीक है, चुगली करती है, सैनिकों के माध्यम से करवाती है, बैरम खान के विरुद्ध भड़काती है कि बैरम खान गलत है, वो धोखा देगा, ठीक है, वो लालची व्यक्ति है, ठीक है, वो सिंहासन पे कब्जा कर लेगा तुम्हें मार के, ऐसी चीजें भड़काती है। अकबर जो है वो भड़क जाता है, और चूंकि अकबर महामंगा पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, फाइनली क्या हुआ कि इसने कुछ बातें बताई अकबर को महामंगा ने, और अकबर ने वही बातें बैरम खान के संरक्षण में सामने रख दी। 3 बातें रखी महामंगा की कही हुई अकबर ने बैरम खान के सामने। बैरम खान को बुलाया और बैरम खान से कहा कि हुजूर आपको 3 बातें हैं हमारी, इनमें से किसी एक को मानना पड़ेगा। ठीक है, बैरम खान समझ गया कि ये शब्द जो है वो किसी और के हैं लेकिन बोल कोई और रहा है ना, मतलब 3 इडियट वाला डायलॉग कि हुजूर सर सब तो उनके हैं, नहीं कुछ और बोलता है कि शायद शब्द हमारे हैं पर बोल वो रहे हैं। तो अकबर जो है 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त इसकी ये है बैरम खान के सामने कि आप लाहौर की सूबेदारी ले लें। दूसरी शर्त अकबर ये रखता है कि आप गुप्तचर विभाग को ज्वाइन कर रहे हैं मुख्य अधिकारी के रूप में। और तीसरी शर्त ये है कि आप हज यात्रा चले जाएं। बैरम खान जो है वो समझ जाता है कि अब महामंगा का ये सब प्लान है और हमारा हज यात्रा पे निकल जाना ज्यादा बेहतर है। बैरम खान जो है वो हज यात्रा के लिए चला जाता है, ठीक है। 1560 में जब ये हज यात्रा से वापस लौट रहा था उसी समय एक अफगान व्यक्ति था मुबारक खान, ठीक है, मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी, ठीक है। मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी 1560 में। कहां पे? पाटन नामक स्थान पे, पाटन, ठीक है, भूला नहीं है। मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। ये अफगान था, ठीक है, अफगान था। भाई साहब कोई मुझे ये बताएगा कि मुबारक खान ने इसकी हत्या क्यों की बैरम खान की? क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी, ठीक है। बैरम खान ने मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 56 में, ठीक है, तो उसमें बैरम खान ने मुबारक खान के पिता को मार डाला था। मुबारक खान ने बदला ले लिया, बैरम खान की हत्या कर दी 1560 में पाटन नामक स्थान पे जब ये हज यात्रा से वापस लौट रहा था। अब क्या होता है कि इधर तो बैरम खान भी मर गया, अकबर जो है वो छोटा है और अकबर को अब सीखना है सैन्य नीति, ठीक है, युद्ध नीति, यानी कि युद्ध कला जैसी जो नीतियां हैं वो अकबर को सीखनी है। तो अकबर अब 2 सालों के लिए बाहर रहेगा प्रशासन से, यानी कि वो रहेगा भी लेकिन जो राजकाज के जो काम है वो अकबर नहीं देखेगा। कोई भी आदेश पारित करना है वो अकबर नहीं देखेगा। तो ये कौन देखेगा? ये वही देखेंगे जिन्होंने ये सब किया था, महामनगा, ठीक है, महामनगा।
अनगा। अब 1560 से लेकर 1562 तक, ठीक है, जो भी कुछ करेंगे वो महामनगा करेंगे, अकबर कुछ नहीं करेगा। बैरम खां की मृत्यु हो चुकी है, अकबर अभी बाहर है, वो अपना युद्ध नीति, युद्ध कला, शास्त्र, ये सारी जो चीजें हैं, विद्याएं हैं, वो सीख रहा है, क्योंकि छोटा जब वो था तब उसे मौका मिला नहीं। तो अब थोड़ा हम जान लेते हैं 1560 से 62 के बीच में। देखिए 1560 से 62 का जो टाइम है, इसको हम कहते हैं पेटीकोट शासन, ठीक है। इसको पेटीकोट शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महामनगा ने चलाया, ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको हरम, ठीक है, हरम की स्त्रियों ने भी चलाया, ठीक है, और उसमें प्रमुख थी महाम अनगा। यानी कि 1560 से 62 का जो पीरियड है मुगल एम्पायर में, इसको पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं, जो कि महाम अनगा ने चलाया। इस समय जो भी राजकाज में हुआ, ठीक है, कोई भी ऑर्डर करना है, ठीक है, किसी को सजा देनी है, कहीं कुछ बनवाना है, कुछ मंगवाना है, सब महामनगा देखते थे। अकबर अभी बाहर है, ठीक है, वो अपनी सैन्य जो शिक्षण वगैरह है, ठीक है, युद्ध नीति, कला नीति, ये सारी जो कलाएं हैं वो सीख रहा है, ठीक है। 62 में क्या होता है कि महाम जो अनगा है, इसका देहांत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, और एक बार फिर से अकबर जो है वो वापस आ जाता है। कब? 1562 में। 1562 से 1605 ईस्वी तक अब कैसे क्या चलेगा, अकबर प्रशासन चलाएगा, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। अब तक यहाँ किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, आप जो भी समस्या आप अपनी बताइएगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या यहीं सॉल्व की जाए। चलिए आप बताइए जो भी समस्या है आपकी। चलिएगा, तो अब हम जानते हैं कि 1562 में अकबर जो है वो पुनः वापस आ जाता है, क्योंकि महाम जो अनगा है उसका देहांत हो जाता है। अब क्या करेगा कि अकबर ने आते ही आते लॉटरी निकालता है वो, ठीक है, लॉटरी निकालता है भाई साहब, और जो पहली जो लॉटरी है, वो पहली जो लॉटरी है वो निकलती है आमेर के राजा भारमल की, ठीक है। लॉटरी का मतलब क्या है? लॉटरी का मतलब ये है कि 1562 में जैसे एक बार वापस आता है, ऐलान करवा देता है, एक फतवा जारी करवाता है, ठीक है, सभी राजाओं के लिए, जितने भी राजा हैं, ठीक है, सभी राजाओं के लिए फतवा जारी करवाता है, लेटर भिजवाता है। अब आप ये कहेंगे अकबर तो अनपढ़ था, तो अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसके जो दरबार में जो लोग थे, ठीक है, वो लेटर लिखते थे, ठीक है, लेटर लिखवाता, सबको ये सूचना भिजवाता है कि सारे लोग जो हैं वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, और जो ऐसा नहीं करेगा तो उस पर हम हमला कर देंगे। कुछ राजपूतों ने, गिने चुने राजपूतों ने तो खैर किसी ने नहीं माना, ठीक है, कुछ गिने चुने मुसलमान शासक थे, मुस्लिम शासक, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली उस पत्र के माध्यम से, बाकी उन लोगों ने भी मना कर दिया। अकबर जो है, जब उसको पता चलता है कि सब लोगों ने मना किया, लोग शासक जो है वो नहीं मान रहे, तो वो लॉटरी निकलवाता है, ठीक है, और पहला हमला होता है मालवा के शासक बाज बहादुर पे। चीजों को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद में देखिए मालवा का शासक है बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर पे 1561 में हमला करवाता है। ये कौन है? आजम खान। आजम खान जो है मुगल सेना की ओर से जाता है सेनापति के रूप में, और बाज बहादुर को हरा देता है। अब मैंने जो लॉटरी वाली बात की थी, वो लॉटरी वाली बात यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये जो है बीच में 1564 लिख गया है, इसको बाद में लिखेंगे। तो पहली लॉटरी निकलती है राजा भारमल की, ठीक है, आमेर के राजा हैं, और इनके पास जैसे ही पत्र पहुंचता है, इनको पता है कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हार जाएंगे अकबर से, क्योंकि इनकी जो सेना थी ज्यादा नहीं थी। अब मजबूरी ये थी कि अधीनता स्वीकार करनी थी, और राजपूत शासक मना कर रहे थे ऐसा करने से कि मुगलों की हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन राजा भारमल जो थे उन्हें ये पता था कि अगर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी जो सेना है वो बेवजह मारी जाएगी, ठीक है, बेमौत। आमेर के राजा भारमल जो है वो सारे जो राजपूत शासक हैं उनका साथ छोड़ के अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर
इस चीज से खुश हो जाता है, लेकिन भारमल एक शर्त रख देते हैं। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि भारमल कहते हैं कि हमारी बेटी है, उससे आपको शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि भारमल ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा शासक नहीं होगा जो अपनी ससुराल में ही अटैक करेगा जाके। भाई साहब एकदम कमाल वाला दिमाग लगाते हैं भारमल। उन्हें पता है कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दूंगा तो अकबर चाहे कहीं भी आक्रमण करे, लेकिन कम से कम हमारे साम्राज्य में वो आक्रमण नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। ससुराल में कौन हानि पहुंचाता है? ठीक है। तो भारमल की एक बेटी है, ठीक है। भारमल की बेटी इधर उसको वो तैयार करता है भारमल, और अकबर से शादी करने के लिए एग्री कर लेता है। अकबर मान भी जाता है। इधर मुसलमान जो शासक हैं या जो दरबारी हैं वो अकबर का विरोध कर रहे हैं, इधर आमेर या और जो बाकी के लोग हैं वो भारमल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कोई किसी की नहीं सुनता, शादी हो जाती है। तो अभी हम वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि शादी कैसे होती है, किससे होती है, लेकिन फिलहाल हम लॉटरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी लॉटरी निकलती है मेड़ता के शासक जयमल की, ठीक है। जयमल को हराता है सरफुद्दीन, यानी कि सरफुद्दीन जाता है मुगल सेना की ओर से, और 1562 में जयमल को हराता है। कौन? मेड़ता का शासक है जयमल, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा इधर ऊपर आएंगे, चुनार पे आक्रमण होता है, और यहाँ एक अफगान शासक है, ठीक है। अफगानों पे हमला होता है चुनार में, और ये अब्दुल्ला खां जाता है, ठीक है। अब्दुल्ला खां अफगानों को हराता है और वो भी मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इधर गोंडवाना में शासक है दुर्गावती का, ठीक है। दुर्गावती का गोंडवाना में, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। तो गोंडवाना में शासन है दुर्गावती का, और आसफ खां, ठीक है। आसफ खां हमला करता है गोंडवाना पे, और गोंडवाना को भी जीत के मिला लेता है मुगल साम्राज्य में। ये अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश हैं, ठीक है। इधर भारमल तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ पे प्लान बनता है, लॉटरी निकलती है। अगली लॉटरी है मेवाड़ की, और मेवाड़ के शासक हैं उदय सिंह, ठीक है। ये राणा प्रताप नहीं, ये छत्रवाला है। मेवाड़ के शासक हैं इस समय उदय सिंह, और अकबर जाता है स्वयं, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए, और ये युद्ध भी अकबर जीत लेता है और मिला लेता है मुगल साम्राज्य में। इधर रणथंभौर की लॉटरी निकलती है अगली, और यहाँ का शासक है सुरजन हांडा। 1569 में भगवान दास और अकबर दोनों लोग मिलके सुरजन हांडा को हरा देते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, सुरजन हांडा कौन था, इसकी बहुत सी चीजें इसके बारे में जाननी है, ठीक है। कलिंजर की लॉटरी जब निकलती है तो वहां के शासक है रामचंद्र 1569 में, और इन भाई साहब को मजनू खां काकसाज थे मुगल साम्राज्य में, ये बुरी तरीके से इनको हराते हैं और ये भी मुगलों के अधीन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ की लॉटरी निकलती है, रावचंद्र सेन यहाँ के शासक हैं 1570 में, लेकिन जैसे ही लेटर जाता है, ठीक है, रावचंद्र सेन के पास 1570 में, ये भाई साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी अधीनता मंजूर है, हमला मत कीजिए। तो ये तो शासक ऐसे हैं कि अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अगर पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो पहले शासक भारमल थे, आमेर के राजा, आमेर के राजा भारमल थे, जहां इनकी ससुराल थी अकबर की, ठीक है, 1562 में, ठीक है। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अपनी इच्छा से, ठीक है। चलिएगा, इतनी यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछिएगा, ठीक है, मैं देख लूँ। आप लोग जो अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तब भी बताइएगा, ठीक है, कोई समस्या है तब भी बताइएगा। ये चीज़ नहीं है कि आप उसको रुके रहेंगे, जिसको ना दे मौला उसको दो आसफुद्दौला। आसफुद्दौला के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं आगे। कोई समस्या मुझे लगता है नहीं, और होगी भी तो आप बताएंगे नहीं, ठीक है। अगली जो लॉटरी है वो भाई साहब रावल साहब की निकलती है, और ये शासक है जैसलमेर के 1570 में, ठीक है। रावल साहब की जब लॉटरी निकलती है तो ये क्या करते हैं, खड़े से ही गिर जाते हैं, यानी कि ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद बीकानेर का जब नंबर आता है तो यहाँ के शासक है कल्याणवल। जब पता चलता है कि रावल साहब ने अगर अधीनता स्वीकार कर ली है तो बीकानेर के जो शासक है कल्याणवल, ये भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगला नंबर गुजरात का है, मुजफ्फर खां जो है वो यहाँ का शासक है, ठीक है। और 1571 में अकबर हमला बोलता है गुजरात पे। यहाँ अकबर ने पहली बार समुद्र के तट को देखा था, ये चीज याद रख लेना। अकबर ने पहली बार यहाँ
समुद्री तट को देखा था, या हम ऐसे कह सकते हैं समुद्र को पहली बार अकबर ने कब देखा, तो गुजरात विजय के बाद देखा था 1571 में। ठीक है, बंगाल देहात में दाऊद खां का शासन था, 74 से 76 तक मुनीम खान ने हमला करके इसको भी जीत लिया। अभी हम हल्दी घाटी वाला जो है उसको हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं, वो महाराणा प्रताप वाला। इधर काबुल जो है आतिफ मिर्जा के अंडर है, और 1581 में मान सिंह और अकबर दोनों मिलकर इस पे हमला करते हैं और काबुल को जीत लेते हैं। कश्मीर में यूसुफ याकूब का शासन है, और 1586 में भगवान दास और कासिम ये दोनों लोग अपनी सेना लेके जाते हैं, और फाइनली कश्मीर को भी मिला लेते हैं। उड़ीसा का जब नंबर आता है तो यहाँ का शासक है निसार खां 1592 में, और मान सिंह जाते हैं यहाँ पे। ये मान सिंह कौन है, ठीक है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनके शायद भतीजे लगते हैं अकबर के, ठीक है, क्योंकि अकबर की जो पत्नी है, ठीक है, उनके ये भतीजे हैं, तो इनके भी भतीजे लगे। सिंध जो है जनीब बेग का शासन है, और यहाँ पे 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो हमला करके सिंध को भी मिला लेते हैं। फाइनली बचा बलूचिस्तान और कंधार। तो बलूचिस्तान में पन्नी अफगान का शासक जो था, पन्नी अफगान इसका शासन था, और 1595 में मीर मासूम जो है वो हमला करता है, पन्नी अफगान को पराजित करता है, बलूचिस्तान पे अधिकार कर लेता है मीर मासूम, या मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कंधार यहाँ मुजफ्फर हुसैन का शासन था, 1595 में शाह बेग ने हमला किया अकबर के अंदर, और शाह बेग ने हमला करके इसको भी मुगल साम्राज्य के अधीन मिला दिया। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुगल साम्राज्य के अधीन थी। ये लगभग 18 से 19 जो है प्रदेश ऐसे थे जो उत्तर भारत में थे, ठीक है, ये उत्तर भारत के हैं, ठीक है, ये उत्तर भारत के क्षेत्र हैं जिसको अकबर ने जीता था। अभी 5-6 जो प्रदेश है वो दक्षिण भारत के भी हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के हैं, तो उनको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनको अगर हम पढ़ भी लेंगे इनको तो भी बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। तो अगले पार्ट में यानी कि अगली क्लास में अकबर के बारे में जो भी चीज़, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, अकबर के नौरत्न बचे हैं, ठीक है, कैसी उसकी सैन्य व्यवस्था थी, ठीक है, उसने जजिया का वगैरह था, ठीक है, इबादत खाना, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका निर्माण कराया था। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कल। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग हमें बताइएगा जरूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाकी अपनी जो भी कमेंट है देना चाहें, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने आप से सोचते हो, ठीक है, वो देना बिल्कुल ना भूल। सजेशन जैसा भी है आपका माना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, और संडे को हमने बोला था कि रीजनिंग की क्लास होगी, नो डाउट, और देखते हैं ज्योग्राफी की भी क्लास जो है अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा प्री सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाऊं आपको कोई दिक्कत ना हो। हिस्ट्री जो है इतना प्री नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझाया जाए। लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग तो आएगा मज़ा उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, टेक केयर, बाय।